ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा हमारी मेहमानों से जारी है, लेकिन देश का आम बजट वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब संसद में कुछ ही घंटों बाद पेश करेंगे। महंगाई से त्रस्त देश की जनता को वित्त मंत्री से राहत की दरकार है। बजट पेश होने से पहले जनता के मन में डर है कि कहीं इस बार का बजट पहले ही दाल तो गायब कर चुका है, जो सूखी सब्जियां हैं कहीं वो भी गायब ना कर दे। और ये विचार मन में इस वक्त कहें कि चल रहा है कि इस बार का जो बजट होगा वो उन्हें राहत देगा या पहले से ज्यादा जो महंगाई के बोझ से दबी जनता है, जिसकी कमर टूटी है, जिसकी पेशानी पर हर वक्त परेशानी नजर आती है, जिसके ऊपर यह समझ नहीं आता कि वो आखिर किस बीमारी से ग्रस्त है, क्या उसे कुछ दवाई मिल पाएगी, राहत नाम की दवाई। रेल बजट के बाद अब संसद में देश का आम बजट पेश होने वाला है। इस बार देश का आम बजट वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पेश करेंगे। इस बार के आम बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से रेल बजट में सरकार ने किराए पर सरचार्ज लगाकर लोगों की जेब पीछे से काटी है, उसको देखकर लोगों में डर बैठ गया है। हालांकि इस बार के आम बजट को लेकर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार इस बार का बजट आने वाले चुनावों को देखकर बनाएगी, क्योंकि यूपीए 2 के शासन में जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है और वो सरकार से चाहती है कि सरकार डीजल और रसोई गैस के दाम कम करे। लेकिन संसद में पेश आर्थिक सर्वे को देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि वित्त मंत्री जनता को थोड़ी सी भी राहत देने वाले हैं, क्योंकि आर्थिक सर्वे के हिसाब से डीजल और रसोई गैस के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव पर तय होने चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो आने वाले दिनों में महंगाई कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। डीजल और रसोई गैस के अलावा सरकार जितनी भी सामानों में जनता को सब्सिडी देती है वो भी सरकार खत्म करने की सोच रही है, और वित्त मंत्री इस बात के संकेत दे चुके हैं। इसके पीछे भी सरकार का तर्क है कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्तीय घाटे को कम करना होगा, और वित्तीय घाटे को कम करने के लिए सरकार सब्सिडी को घटा सकती है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के पिटारे से 28 फरवरी को आम बजट पेश होगा। ऐसे में हर कोई सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि आम चुनावों को देखते हुए सरकार नौकरी पेशा तबके को कुछ राहत देने के लिए तथा महंगाई को देखते हुए आम बजट में टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपए बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए सालाना की जा सकती है। हालांकि वित्त मंत्री पर इस सीमा को 3 लाख रुपए तक करने को लेकर सरकार का भारी दबाव है। कई कांग्रेसी नेता और खुद सोनिया गांधी ने भी इस टैक्स छूट को 3 लाख करने की बात कही है। वर्तमान में 2 लाख रुपए की सालाना आय कर मुक्त है। 2 से 5 लाख तक की सालाना आय पर 10% की दर से आयकर लगता है, जबकि 5 लाख से 10 लाख रुपए की आय पर 20% और 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% की दर से आयकर लगाया जाता है। 5 लाख से कम आय वाले लोगों को वित्त मंत्री से उम्मीद है कि वो टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकते हैं। देश के बड़े बिजनेसमैनों पर ऊंची दर से टैक्स लगाने की वित्त मंत्री की घोषणा से कारोबारी हलकों में कानाफूसी शुरू हो चुकी है। अमीरों पर अधिक कर लगाने का बड़े उद्योग संगठनों ने विरोध किया है। वहीं इस मामले पर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो पूंजी का प्रवाह पूरे देशों की तरफ जा सकता है। देश के किसान भी वित्त मंत्री की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के कई गांवों में सूखे के कारण वहां के किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि वित्त मंत्री किसानों के कर्ज माफी जैसी स्कीमें लाकर बदहाली के कगार पर पहुंच चुके किसानों को थोड़ी राहत दे दें। वहीं बजट पेश होने से पहले ही सहयोगी दलों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। रेल बजट में सरचार्ज लगाए जाने से खफा मुलायम सिंह कल ही सरकार को अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं। वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने भी साफ किया है कि अगर बजट जन विरोधी हुआ तो वो सरकार पर दबाव बनाने का विचार करेंगे। हमें ऐसा लगता है जैसे
कल वाला रेल बजट पूरी तरह से निराशाजनक था और घुमा फिरा के लोगों की जेबों पर डाका डालने का काम पवन बंसल जी ने किया था। इस तरह का काम करने में मौजूदा वित्त मंत्री और भी ज़्यादा माहिर है, इसलिए कल आने वाला बजट जो है इससे भी ज़्यादा खराब होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब ये बजट आने दीजिए, ये बजट ही असली क्रूशियल बजट है। अगर ठीक बजट नहीं होगा तो हमें सोचना पड़ेगा। इस समय पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की ओर टिकी हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की थाली से सब्जियों को गायब ही कर दिया है। जनता की उम्मीदों पर वित्त मंत्री कितना खरा उतरेंगे, इस बात का खुलासा तो बजट पेश होने के बाद ही होगा। आलोक सांगवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, और कहीं ना कहीं उम्मीदों का बजट है और ये उम्मीदें कैसी रहेंगी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम ब्रेक पे जाने से पहले और इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले छोड़कर गए थे कि छत्तीसगढ़ का जिक्र जो जगदीश जी ने किया था। मैं यहाँ सीधा रतन जी आपके पास आऊंगा। आप कहां का नाम लेंगे कांग्रेस में? आप आखिर क्यों अपनी ही चीज, एक मिनट रतन जी, पहले सवाल पूरा करना चाहूंगा। आप अपने ही किए हुए वादे अपने ही राज्यों में सही तरीके से इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते? ऐसा है कि ये आप किस आधार पे कह रहे हैं मुझे नहीं पता। जो आंकड़े बता रहे हैं सर, जो सर्वे आए हैं, जो डिफरेंट एजेंसीज ने कहीं ना कहीं आंकलन किया है चीजों का, कोई पीडीएस में फर्स्ट है, कोई हेल्थ के सेक्टर में फर्स्ट है, कोई सोशल सर्विस के सेक्टर में फर्स्ट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में फर्स्ट है। कहीं पर भी अगर अच्छा काम हुआ है तो उस अच्छे काम का एप्रिसिएशन होना चाहिए। बिल्कुल। आप एक जगह फर्स्ट आ गए, दूसरा दूसरी जगह फर्स्ट होगा। अगर आज हम दिल्ली की बात करें, आपने कह दी है बात, तो आज जो एक फ्लाईओवर्स का, डेवलपमेंट का, दिल्ली के बदले हुए चेहरे का जो रूप हम देख रहे हैं, जो उसका अभी पूरे भारत के अंदर नंबर 2 की स्टेट मानकर उसको जो सम्मानित किया गया, तो ये सब जगह जहां पर भी अच्छा काम है, जहां पर भी अच्छा मैनेजमेंट है, उससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आज हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो ये मुखी जी के लिए बड़े गौरव की बात है, तो ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। लेकिन वो बात मध्य प्रदेश के लिए तो नहीं कही जा सकती, वो बात गुजरात के लिए तो नहीं कही जा सकती। इसका मतलब ये प्रोसेस है डेवलपमेंट करने का, और उसका वो डेवलपमेंट की सब चीजें चलनी चाहिए। मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा था कि अभी बजट कल आना है, बजट के पीछे हर एक की अपनी अपनी भावनाएं हैं। हम लोग जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि ये आने वाला जो बजट है, जिस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर बजट आएगा, इस बजट को 2 चीजें करनी है। और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री के ध्यान में, प्रधानमंत्री जी के ध्यान में और पूरे देश के ध्यान में ये बात है कि इस बजट के आने से देश के अंदर जो एक मंदी का दौर चल रहा है, वो मंदी का दौर दूर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए। अनप्रोडक्टिव जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हम आयात कर रहे हैं बिना मतलब के, जबकि हमारे पास चीजों की जरूरत है, सोने का आयात है, इस तरह का, मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान इस तरफ है कि हम किस प्रकार से अनप्रोडक्टिव चीजों से बचें। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जिस गरीब की आप बात कर रहे हैं, तो जो ये योजना आने वाली है, वो जो भ्रष्टाचार को दूर, या आधार कार्ड का जो दर्शन है, वो उस भ्रष्टाचार को रोकने का ही एक दर्शन है। उस भ्रष्टाचार, आज पीडीएस के अंदर कितनी चीजें हो रही हैं, कैश की सब्सिडी, आप सब्सिडी अगर व्यक्ति को कोई राहत दे रहे हैं, आप उसको एक परचेजिंग पावर दे रहे हैं, चाहे आप उसको सस्ता दें या पैसा दे दें उस चीज को खरीदने के लिए, तो मैं सोचता हूं कि ये एक रास्ता है। और आधार कार्ड से इसको जोड़कर उस भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई है। 2 बातें बड़ी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि आज जो गांव से शहर की तरफ पलायन हो रहा था, नरेगा की स्कीम ने, इसी गवर्नमेंट की स्कीम ने कहीं ना कहीं इस पलायन को रोका है। आम आदमी को उसी के गांव में, उसकी जगह पर रोजगार। मैं रतन जी के पास वहीं आ रहा था। हमें ऐसा क्यों लग रहा है आप सिर्फ कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं? कांग्रेस की बजट की बात नहीं, मैं बजट की बात कर रहा हूं। मैं बजट की बात कर रहा हूं। देखिए साहब, मैं बजट की बात कर, छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण था तो मैं नरेगा का उदाहरण दे रहा हूं। उसमें कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है। अब ये जो योजना बन गई है, उसकी प्रशंसा तो अडवाणी जी ने भी की है। और कल वो लोग, मान लो कोई भी सत्ता में आता है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है चाहे कांग्रेस, हर जगह नरेगा चल रहा है। मैं दूसरी बात जगदीश जी, अब मुझे दूसरी बात कि इस बजट के अंदर जो आम आदमी को जो रोटी चाहिए, जिस दाल की आप बात कर रहे हैं, उसको दाल भी मिलनी चाहिए, उसको गेहूं भी मिलना चाहिए, उसको तेल भी मिलना चाहिए। तो सही मिलेगा कैसे रतन जी? ये जो योजना, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हर व्यक्ति को फूड की गारंटी होनी चाहिए, उसका प्रोविजन इस बजट के अंदर होगा, जिससे आम आदमी को एक मिनिमम फूड, उसकी जो आवश्यकता है, जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, ये एक बहुत बड़ी योजना है देश के हित में। मुझे लगता है इस बजट के साथ वो होने वाला है। आप एक योजना के सहारे पूरे बजट को नहीं, एक योजना के सहारे मैं नहीं कर रहा हूं बात। मैंने पहले कहा कि इस बजट के अंदर जो होने वाला है, गरीब आदमी को, आम आदमी को राहत देने का प्रयास होगा।
और जो देने की स्थिति में है उनसे लेने का प्रयास उनसे कहीं ना कहीं लेने का प्रयास होगा, ताकि एक बैलेंसिंग इस देश के अंदर बने। बिल्कुल। जगदीश जी, आप जिस तरह से लगातार हम आपसे बात भी कर रहे हैं, आप खुद देख चुके हैं बजट जैसी चीजों को, आपने खुद अपनी नजरों से देखा है, खुद उसके ऊपर पूरा का पूरे प्रोसीजर में आप रहे हैं। यहां अगर हम आपसे कहें, क्या आपको लगता है कि ये बैलेंसिंग इस वक्त की स्थिति में संभव नजर आ रही है कि एक आदमी से लिया जाए, एक आदमी को दिया जाए? क्या ये राइट प्रोसीजर है इस वक्त के बजट, आज की प्रासंगिक है, नजर आता है आपको? मैं जैन साहब ने जो बात की है, इसे टेक्निकल टर्म में कहें तो बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, कि बेसिक बजट का ये होना चाहिए, जो पेमेंट करने की स्थिति है उनसे लें, किंतु असलियत से इस सिद्धांत से हट करके जो बजट पेश किया जाता है हमेशा ही, वहां पर सिर्फ राजनीति आ जाती है जी। मैं कौन से सेक्शन को प्लीज करना है वो आ जाता है, कौन से सेक्शन का वोट मैंने वोट बैंक बनाने की कोशिश वो आ जाता है जी, वहां पर सारा बजट गड़बड़ा जाता है। बेसिक सिद्धांत मैं सहमत हूं उनके साथ, लेकिन ये हर पार्टी पर लागू होता है सर। नहीं, मैं तो देखिए क्योंकि सवाल बजट पार्टी की नहीं हो रही मैं रतन जी आपके पास रतन जी, मैं पार्टी की बात नहीं हो रही है इस समय बात हो रही है सरकार की, कोई भी पार्टी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के एटीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं हर सरकार के एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। हाँ, सरकार में आज जिसने बजट पेश करना उसी की बात कर रहे हैं ना। आप कल के आने वाले बजट की बात कर रहे हैं ना, कल का बजट किसने पेश करना है, सरकार ने पेश करना है, मैं उसी की बात कर रहा हूं जी, मैं उससे अलग नहीं हट रहा हूं। मेरा यह मानना है कि आज बेसिक सिद्धांत जो है कि हमें इतना टैक्स लगाना चाहिए जो आटे के अंदर नमक की होता है, यदि नमक ज्यादा पड़ जाए तो खराब होता है, यदि कम पड़े तो स्वाद नहीं आता है। तो वो सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, उन सिद्धांतों की ऊपर चला नहीं जा रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आज मैं जो स्टार्ट की थी डिस्कशन उसी बात से, ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है आज सरकार को इस बजट के माध्यम से, जिससे महंगाई पर अंकुश लग सके। जगदीश जी, आपके पास कुछ सुझाव हैं? अगर मैं कहूं, शायद इस वक्त वित्त मंत्री जी सुन रहे हैं या हमारे कांग्रेस के कुछ मित्र ही सुन रहे हैं। जी, मैं तो सबसे पहले, क्योंकि जो अपने जैन साहब ने कहा, मैं उनकी एक बात से सहमत हूं। आज सबसे ज्यादा खर्च उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर करना चाहिए। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे उतना ही एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और उतना ही हमारी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी इस समय, वो सबसे जरूरी है। किंतु जो इस प्रकार के ऐसे एक्सपेंडिचर कर देते हैं, जिसमें मैं एक ये बात कहना, जो एक एस्टैब्लिशमेंट जो खर्च होता है आज सबसे बड़ा जाती है, आप जानकर हैरानी होगी, जितना हमारा प्लान बजट होता है उसका 65% एस्टैब्लिशमेंट में खर्च करती है सरकारें। एक्चुअल फ्लीट पर 35% खर्च होता है, कहां से ग्रोथ आएगी फिर? आपने ये करके दिखाना है कि हमारा जो प्लान बजट एलोकेट किया है वो उसका अधिकांश पैसा जो है जमीन पर खर्च हो, एस्टेब्लिशमेंट में कम खर्च हो, ये करके दिखाने की जरूरत है, हमने करके दिया है। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जब आप बता रहे हैं जगदीश जी, लगातार इस बार ये कहा जा रहा है, इस बार 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 सिफारिश, रतन जी आपके पास भी आऊंगा, इसी सवाल के साथ आऊंगा कि जो व्यवसायी हैं, जो उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनके ऊपर टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए। ये पिछले बजट में बात हुई थी, आपको याद हो, तब भी काफी हो हल्ला हुआ था। उनका कहना था कहीं ना कहीं जो विदेशी पैसा है, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, वो बाहर चला जाएगा। क्या अगर लगा दिया जाता है, क्या अगर ये बढ़ा दिया जाता है, हम मानते हैं, तो क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, क्योंकि मार्केट पर भी इसका काफी असर पड़ता है? सर, मैं दोनों चीजें लिंक्ड हैं। आप उनसे ज्यादा टैक्स वसूल करें, टैक्स तो तभी वसूल करेंगे जब वो प्रोडक्शन की कॉस्ट उनकी कंपिटिटिव आएगी। आप साइमल्टेनियसली उनको लोन दीजिए इंडस्ट्री को 4% के ऊपर, आप उनकी लेबर कॉस्ट कम कीजिएगा, उनकी कंपिटिटिव कॉस्ट पर प्रोडक्शन आएगा, तब आप जितना मर्जी टैक्स लगा दीजिएगा। आप कहते हैं टैक्स तो हम बढ़ा देंगे, किंतु उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होने के, वहीं की रहेंगे, तो कहां से रहेगा? वो मर जाएगा, वो प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएगा। रतन जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आता हूं, इस सवाल पर मैं मुखी साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कल आने वाले बजट के बाद जो कुछ इन्होंने कहा है, सरकार कुछ वैसा ही करकरने वाली है। अरे वाह, राज खोल रहे हैं रतन जी। अगर हम कहेंगे बजट का राज खोल रहे हैं। यस यस, इसलिए कि आज का आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत हुआ है, बिल्कुल, और उसके अंदर जो इशारे सरकार ने किए हैं, उसके अंदर एक इशारा यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत किया जाएगा। उसके अंदर एक इशारा यह है कि देश के अंदर जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस हो रहा है, तेल के आयात को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन सोने के आयात को अनप्रोडक्टिव, उसको हम रोकेंगे, वहां पर वो एक इशारा बड़ा साफ है। उसके अंदर इशारा है कि हम बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन है वो कम। और चौथा बड़ा इशारा है कि हमें अपनी रेवेन्यू की जो कलेक्शन है
उसके दायरे को भी बढ़ाना है। मुझे लगता है कि सरकार के सामने जमीन पर उतरेगा या कागज में रहेगा? जिस प्रकार की बातचीत की गई है, जो हमारा जीडीपी के साथ टैक्स कलेक्शन के रेट को बढ़ाने, अभी क्या हो रहा है, अभी जितना टैक्स कलेक्शन आपका वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से ज्यादा है, सैलरीड पर्सन का टीडीएस कटना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाकी बहुत बड़ी दायरा अभी अछूता है जिसको टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। हमारे साथ बहुत अच्छा पॉइंट कहा इन्होंने। किंतु आप देखिए, जो आपने जो सवाल किया था ना कि वो टैक्स रेट बढ़ाएंगे, वो टैक्स रेट बढ़ाने वाली बात तो अलग होगी। ये तो सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं कि बेटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जो मैंने बेटर मैनेजमेंट की बात, आपने बहुत सा इलाका ऐसा है अछूता रहा है, उनको अपने गिरफ्त के अंदर है, इसका मतलब बढ़ाए नहीं, बाकी इलाके को लेकर कॉन्ट्रडिक्शन है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मार्केट के जानकार आकाश जिंदल जी भी होंगे चंद मिनटों में लाइन पर, हम उनसे भी बात करेंगे। आकाश जी से भी फोन पर बात करेंगे, आकाश जिंदल जी से, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या उम्मीदें हैं, मार्केट के हिसाब से उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनसे भी हम चंद मिनटों में बात करेंगे। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहां अगर जिस तरह की आपने तमाम बातें की इशारा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की, बार बार मांग की गई आम आदमी की तरफ से, जो आय है उस पर जो छूट है वो ज्यादा दी जाए, 2 लाख है उसे 3 लाख कर दिया जाए। तो क्यों आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड शुरू किए गए थे 20,000 के, आपको भी याद होंगे, लेकिन उसके बाद उसे विड्रॉल कर लिया गया। क्यों आखिर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो रेलवे हो चाहे और तमाम चीजें, वहां इस तरह के बॉन्डों की शुरुआत क्यों नहीं की जाती, और अगर की जाती है तो उसे कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं किया जाता, उसे आकर लेकर क्यों नहीं किया जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, जिसके अंदर अभी राजीव गांधी शेयर इक्विटी की जो स्कीम आई वो भी इन्वेस्टमेंट की एक स्कीम है, जिसके अंदर एक ब्लॉकेज पीरियड भी दिया है। गवर्नमेंट इस तरह की चीजों पे समय समय पर चिंतन करती है, और कल का बजट के अंदर हमें कुछ इस तरह की नई योजनाओं का इशारा भी है, और लगता है कि ये सब योजनाएं हमारे सामने इशारों में जो कांग्रेस जो इशारा कर जाती है सर, वो आम आदमी के लिए महंगा पड़ जाता है। आपने एक बात कही, बेसिक बात कही कि देखिए, अभी हम देश की जो परिस्थितियां हैं उसको अकेले में कंसिडरेशन नहीं कर सकते। जब आप एक रास्ते पे चल पड़े हैं तो बीच में आप उस रास्ते पे नहीं रुक सकते, आपको उस रास्ते को साइमल्टेनियसली मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आज सोशल सेक्टर के अंदर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर अल्टीमेटली सरकार का ध्यान है। सरकार ने उन सब चीजों के ऊपर खर्च किया है, यह आम आदमी को सुविधा देने के प्रयास हैं, हम सबकी आशाएं, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे हम किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं तो नागरिक इस देश के, हमारी भी आवश्यकता है। जब बाजार में जाते हैं तो उतने का रुपया मेरा चलता है जितने का रुपया जगदीश मुखी जी का भी चलता है, तो दोनों को अगर कहीं फायदा तो बार बार जगदीश जी भी चाहते हैं वो रुपया थोड़ा और तेजी से चले। इसलिए अगर पिछले दिनों के अंदर इन्फ्लेशन घटने की दिशा के अंदर गया है, यदि सरकार 5% से 6.7 का इशारा कर, हाँ नहीं वो बढ़ेगा या घटेगा ये बजट के बाद पता लगेगा। जगदीश ये बजट के बाद पता लगेगा। आपने बॉन्ड की जो बात की है ना कि वापस क्यों ले लिए, जारी क्यों नहीं किए, ये सारा डिपेंड करता है सरकार की क्रेडिबिलिटी पब्लिक के दिमाग में कितनी है, तभी तो बॉन्ड लेंगे। वो क्रेडिबिलिटी नहीं है तो जारी करके वापस लेने पड़ेंगे, पब्लिक सामने नहीं आएगा। आप याद कीजिएगा, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसमें प्रधानमंत्री थे, उससे पहले के प्रधानमंत्री ने रिसर्च बॉन्ड जारी किए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। क्रेडिबिलिटी थी तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जब मुख्य प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रिसर्जेंट बॉन्ड जारी किए थे। और जो हमारे देश के नागरिक बाहर सेटल्ड हैं ओरिजिनली, उन्होंने इतना पैसा 15 दिन के अंदर हिंदुस्तान के अंदर फेंक दिया था जितना अमेरिका हमें 3 साल के अंदर न देता, 15 दिन के अंदर इतना पैसा फेंक दिया था। ये क्रेडिबिलिटी की बात होती है। ये क्रेडिबिलिटी की, एक बार पूरी बात कर लेते हैं फिर मैं आपके पास आता हूं। क्रेडिबिलिटी की बात होती है। वो एक ऐसा एग्जाम्पल है, उनकी क्रेडिबिलिटी उस समय टॉप पर थी, उन पर विश्वास था, उन्होंने देश का मस्तक ऊंचा किया वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने ग्रोथ रेट दी है, इसलिए उनको इमीडिएटली सपोर्ट मिली। क्रेडिबिलिटी होती तो आज ये भी जारी कर ले, क्या दिक्कत है, पब्लिक देने के लिए तैयार है, किंतु उस क्रेडिबिलिटी की बहुत बड़ी चलिए वो कितना जनता को फैसला पॉलिटिकल कमेंट ना करके मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समय पीवी नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और जिस तरह की परिस्थितियों में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, उस समय हमारे पास देश का फॉरेन रिजर्व कुल 15 दिन का था और इस देश का सोना भी गिरवी रखा था। ये उस प्रधानमंत्री के और उस समय के वित्त मंत्री और वर्तमान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की थी कि जिस समय विदेशों का पूरा धन इस देश के अंदर इतना ज्यादा आ गया। भूल कर रहे हैं फिर आप नहीं, कोई भूल नहीं कर रहा, फैक्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं। कोई फैक्चुअल मिस्टेक जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, हाईएस्ट जो था हमारा बैंक में वो था, जो रेशो उस समय का है, दैट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड व्हिच कैन बी कैप्चर्ड। स्कीम नरसिम्हा राव जी के टाइम में वो कहते हैं लागू की गई, लेकिन फायदा अटल जी के टाइम नो, फायदा लागू भी उस समय हुई थी, इंप्लीमेंटेशन भी उस समय, इसलिए कि मैं उसका बेनिफिशियरी हूं।
इसलिए उसमें कोई फैक्चुअल मिस्टेक का कोई सवाल नहीं होता। मैं खुद उसका बेनिफिशियरी हूं, उस स्कीम का मैंने भी बेनिफिट किया था। जिस समय लोगों ने अमाउंट की बात हो रही है जी, जिस अमाउंट की बात हो रही है, सवाल ये है जो आप बता रहे बैलेंस वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो रहा है वो अटल जी के टाइम पर रहा है। इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। वो कहते हैं कम था उसे बराबरी पर लाए। नहीं, 15,000 रुपए 15 दिन का कुल बैलेंस हमारे पास था सर। उस समय की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम उससे कितना आगे बढ़ा के लेके गए। उसके बाद आप दोनों क्रेडिबिलिटी की बात की। आज जो फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति हमारी है, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट के, देखिए जब आपका बजट का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एब्सोल्यूट अमाउंट आपका बढ़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस लौटेंगे। Percentage में count करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे।